हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एस सी एसओ की तैयारी कर रहे हैं हम। उसी क्रम में जो टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक है। आप जब नीचे से शुरू करेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला जो ऑफिशियल सिलेबस है इनका, तो उसमें एक है इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो उसी में था CSO, NSSO और NSO। इसके बारे में हमने आपको पढ़ा ही दिया। जब ये सिलेबस आया था इनका तब NSO नहीं बना था, दोनों मर्ज नहीं हुए थे, तो NSO इन्होंने नहीं डाला। फिर भी हमने आपको उसको पढ़ा दिया, आपने देखा होगा। तो लास्ट में उसमें एक टॉपिक बच गया था। क्या बचा था? ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वही हम पढ़ लेते हैं। तो टॉपिक नंबर 12 जो है आपके सिलेबस का, किसका? टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस का, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में टॉपिक नंबर जो 11 है वो भी हम पढ़ लेंगे। उसमें यूपी स्पेशल, यूपी से संबंधित उसके जनगणना, मनी, लेबर, इनसे संबंधित फैक्ट। उसके बाद में नेशनल लेवल का, भारत के उससे भी संबंधित वही सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। होप सो कि आज ही वो आपको वीडियो मिल जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं और इस तरह से हमारा टॉपिक नंबर 12 कंप्लीट हो जाएगा। किसी किसी को शिकायत रहती है कि मेरा इंट्रो कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, तो अब इंट्रो में छोटा ही रखता हूँ। अब सीधे हम इस पे आते हैं, किस पे? पाठ्य सामग्री पे। तो इसको डिटेल में देख लेते हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग में भी शायद सहायक सांख्यिकी अधिकारी आप बन के जाएँ, तो इसलिए ये उसी डिपार्टमेंट के बारे में सारा डिटेल है, तो आपको जानना और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए। और ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो 1.2 काज हो जाएगा आपका। और इससे संबंधित 1 या 2 सवाल आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो ये ध्यान रखना आप। तो टॉपिक क्या है? इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम, और उसका सब टॉपिक क्या है? ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप सिलेबस देखेंगे आपको मिल जाएगा एकदम, मतलब टू द पॉइंट, एकदम सिलेबस सही चल रहे हैं, ना इधर ना इधर, कोई भटकाव नहीं, सीधा सिलेबस। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, संरचना एवं कार्य। अब उसके बारे में दिया हुआ है, देखिए। लिखा है हमने, द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1931 टू सिस्टमेटिकली कलेक्ट, कंपाइल एंड मेक डेटा अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। तो एक ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स रिसर्च की स्थापना की गई 1931 में। किस काम के लिए की गई थी? डेटा को सिस्टमेटिक ढंग से डेटा को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, और जो अवेलेबल डेटा है उसको गवर्नमेंट के ज़रूरतों के हिसाब से उपलब्ध कराना। इट वॉज रिकगनाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 1968। ये 1931 में इसकी स्थापना हुई, 1938 में, सॉरी 68 नहीं 38, और 1938 में गवर्नमेंट ने इसको रिकगनाइज किया। और फिर जब ये डिपार्टमेंट रिकगनाइज हो गया तो इसको रखा जाना था किसी अदर डिपार्टमेंट या निदेशालय के तहत, तो इसको डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब जो उद्योग प्रभाग है, उसके तहत रखा गया। देयर आफ्टर इट वाज मर्ज्ड विद प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसके बाद में क्या हुआ? 1938 के बाद में प्राइस कंट्रोल, प्राइस का मतलब मूल्य नियंत्रण जो डिपार्टमेंट था, प्रभाग था या विभाग था, उसके तहत इसको मर्ज कर दिया गया। और फिर इसको एबोलिश कर दिया गया 1942 में। और उसके बाद में प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को एबोलिश कर दिया गया। उसके बाद में 1942 में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए। और कौन कौन से थे? नेमली इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, व्हिच वाज केप्ट अंडर इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो इकोनॉमिक एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट के तहत रखा गया। और दूसरा डिपार्टमेंट बनाया गया, मतलब किसको एबोलिश करके? प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को एबोलिश किया गया 1942 में। उसको एबोलिश करने के पश्चात 2 डिपार्टमेंट बनाए गए। पहला क्या? इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा वाला इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक एडवाइजर के अंतर्गत रखा गया। और दूसरा वाला था स्टेट गवर्नमेंट एंड और दूसरा वाला बनाया गया फूड एंड सिविल सप्लाईज बनाया गया। मतलब 2 डिपार्टमेंट बनाए गए, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और दूसरा फूड एंड सिविल सप्लाईज। 1947 में फिर क्या हुआ? जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ, तो इन 1947 ए पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाज क्रिएटेड विद ए फुल फ्लेज डिपार्टमेंट इन द सिविल सेक्रेटेरिएट। तो 1947 में पहली बार सिविल सेक्रेटेरिएट में जो सचिवालय है उसमें फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट बनाए गए इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के। और इकोनॉमिक एडवाइजर का डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक एडवाइजर वाले डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का एक पद क्रिएट किया गया। और उसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ सिविल, ये मतलब सिविल सेक्रेटेरिएट में ये सारे पद जो हैं, जो भी ऊपर हमने बताया, ये क्रिएट किए गए। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाज चेंज टू डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इन 1961। तो अभी जो है प्रेजेंट इसको जो नाम है इसका, इस नाम में ये चेंज हुआ 1961 में। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स जो उसका नाम था वो चेंज हुआ डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स विभाग जो बन गया वो प्रभाग बनाया गया 1961 में, डायरेक्टरेट अर्थ एवं संख्या प्रभाग। 1971 में 5 नवंबर 1971 को द स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड। 5 नवंबर 1971 को उत्तर प्रदेश स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, SPI जिसको कहते हैं, विद ए व्यू टू हेल्प द स्टेट प्लानिंग कमीशन। और किस उद्देश्य कि वो स्टेट प्लानिंग कमीशन की हेल्प करेगा उत्तर प्रदेश में। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट प्लान एंड साइंटिफिक लाइन, और स्टेट में जो अलग अलग प्लान होते हैं, अलग तरह की बहुउद्देशीय योजनाएं जो लोगों के सुविधाओं के लिए बनाई जाती हैं, तो उसमें सुविधा के लिए ये फार्मुलेट हुआ SPI। द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाज देन मेड ए पार्ट ऑफ इट एंड इट इज नोन एज इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, SPI उत्तर प्रदेश।
तो उसके बाद में जो जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग है वो इसका एक पार्ट बना दिया गया नियोजन संस्थान का, और तब से ये इसी नाम से जाना जाता है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश। वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। सांख्यिकी और आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो को स्थापना 1931 में सरकार को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्रित करने, संकलित करने और उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इसे 1938 में राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया और इसे उद्योग निदेशालय के अधीन रखा गया। इसके बाद इसे मूल्य नियंत्रण विभाग में मिला दिया गया, जिसे 1942 में समाप्त कर दिया गया, और दो अलग अलग विभाग बनाए गए, एक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग जिसे राज्य सरकार के आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया, और दूसरा खाद्य और नागरिक आपूर्ति बनाए गए। मतलब दो विभाग बने, एक खाद्य नागरिक आपूर्ति और दूसरा अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग। 1947 में नागरिक सचिवालय में एक पूर्ण विभाग के साथ आर्थिक सलाहकार और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के निदेशक का एक पद बनाया गया था। 1961 में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग को बदलकर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय कर दिया गया। 5 नवंबर 1971 को राज्य योजना आयोग की मदद के लिए राज्य योजना संस्थान की स्थापना की गई, जैसे नियोजन संस्थान इस समय कहते हैं। अर्थ एवं संख्या प्रभाग उसी के अंतर्गत आता है, आप ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक की तर्ज पर राज्य की योजना तैयार करने में मदद करने के लिए इस राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना हुई थी। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय को तब इसका एक हिस्सा बनाया गया था, और तब से इसे अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी प्रभाग SPI UP के नाम से जाना जाता है। अब इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये देखो, ये तो हो गया डिटेल इसका बता दिया, इसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, कब नाम बदला गया, कब मर्ज किया गया, कब क्या हुआ, इसका पूरा इतिहास हमने आपको बता दिया है। आप इसको ध्यान से देख लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला इसमें संरचना, मतलब स्ट्रक्चर क्या है इसका, इस प्रभाग का। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपके सामने खुल गया अर्थ एवं संख्या प्रभाग, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान, इसका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये आपके सामने खुल गया। सबसे पहले इनमें एक डायरेक्टर होते हैं, अर्थ बोध एवं संख्या निदेशक जो डायरेक्टर होते हैं वो। उसके बाद में 2 लेवल होता है, 2 कैडर होता है इनका, एक मुख्यालय कैडर, एक फील्ड संवर्ग क्षेत्र जिसको कहते हैं। वो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। मुख्यालय संवर्ग में कौन कौन से संवर्ग हैं? सांख्यिकीय संवर्ग, कार्टोग्राफर संवर्ग, कंप्यूटर संवर्ग और प्रशासकीय एवं अन्य संवर्ग, ये हो गया मुख्यालय में। तो सांख्यिकीय संवर्ग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं देख लीजिए। अपर निदेशक, इनके 2 पोस्टें हैं, संयुक्त निदेशक की 4 पोस्टें, उप निदेशक की 8 पोस्टें, और किसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कितने ग्रेड पे का है। फिर अर्थ एवं संख्या अधिकारी 11 पोस्टें, ये अर्थ एवं संख्या अधिकारी 11 पोस्टें, अपर सांख्यिकी अधिकारी 88 पोस्टें और सहायक सांख्यिकी अधिकारी 50 पोस्टें। ये मुख्यालय की बात हो रही है, इतनी ये मुख्यालय में देते रहते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी 9300 से 34,800 4200 ग्रेड पे होता है, ये प्रमोट होकर अपर सांख्यिकी अधिकारी बनते हैं। ये 4600 ग्रेड पे होता है, ये प्रमोट होकर अर्थ एवं संख्या अधिकारी बनते हैं, 5400 ग्रेड पे होता है। ये अगर बहुत भाग्य वाले हुए तो निदेशक तक भी जाते हैं जो 6600 ग्रेड पे होता है, और संयुक्त निदेशक से अधिक हो जाता है, चूँकि टोटल 4 ही पोस्टें हैं उसकी। तो सांख्यिकीय संवर्ग जो हो गया किसमें, हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में। ये देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, इसमें अपर निदेशक, उसके बाद संयुक्त निदेशक, फिर उप निदेशक, फिर अर्थ एवं संख्या अधिकारी, फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी, और सबसे जो ऑफिसर कैडर में जो सबसे मतलब स्टार्टिंग लेवल का है वो है आपका जो आप बनने जा रहे हो सहायक सांख्यिकी अधिकारी। उसके बाद कार्टोग्राफर संवर्ग, इसके बारे में ज़्यादा समझ आपको आता नहीं होगा, मुझे भी नहीं आता, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो पढ़ ही लीजिए। मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट 1 पोस्ट इसकी है, ग्राफ आर्टिस्ट 3 पोस्ट और सहायक ग्राफ आर्टिस्ट 3 पोस्ट। किसका ग्रेड पे कितना है, सैलरी स्ट्रक्चर कितना है, ये इसमें लिखा हुआ है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर संवर्ग होता है, तो सांख्यिकीय संवर्ग, उसके बाद कार्टोग्राफर संवर्ग, उसके बाद कंप्यूटर संवर्ग। कंप्यूटर संवर्ग में संयुक्त निदेशक होते हैं 1 पोस्ट, उप निदेशक जो है वो 2 पोस्टें और प्रोग्रामर की 3 पोस्टें। ठीक है। उसके बाद प्रशासकीय एवं अन्य संवर्ग, ये मुख्यालय की बात हो रही है, तो उसमें एक संयुक्त निदेशक जी होते हैं, फिर सहायक लेखाधिकारी, फिर प्रशासनिक अधिकारी, फिर प्रधान सहायक। इसकी कितनी पोस्टें हैं ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, जैसे प्रधान सहायक की कितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 10। ऐसे व्यक्तिगत सहायक जिसको कहते हैं पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 1 की 5 पोस्टें, व्यक्तिगत सहायक ग्रेड 2 की 12 पोस्टें। आशुलिपिक जिसको क्या कहते हैं आप, आशुलिपिक को कहा जाता है, आशुलिपिक, अरे अभी ध्यान था वो भूल जाते हैं, स्टेनोग्राफर। तो आशुलिपिक की 1 पोस्ट, वरिष्ठ सहायक फिर उसके बाद में होता है सीनियर असिस्टेंट 13 पोस्टें, कनिष्ठ सहायक 28 पोस्टें, पंच सुपरवाइजर 1 पोस्ट, पंच वेरीफायर अपर ग्रेड 2 9 पोस्टें, पंच वेरीफायर अपर, या से कुछ भी मतलब होगा, मैं जान नहीं पा रहा हूँ, इसको आप जान ही लेंगे। तो पंच वेरीफायर ग्रेड 2 की 1 पोस्ट, चालक की 3 पोस्ट, चालक मतलब गाड़ी जो चलाते हैं, मशीन ऑपरेटर की 1 पोस्ट, साइकिल ऑपरेटर जमादार दफ्तरी की 3 पोस्टें और चपरासी स्वीपर की 33 पोस्टें। तो ये तो पूरा हो गया मुख्यालय संवर्ग। मुख्यालय संवर्ग में कौन कौन सा संवर्ग है, सांख्यिकीय संवर्ग, कार्टोग्राफर संवर्ग, कंप्यूटर संवर्ग, प्रशासकीय संवर्ग। प्रशासकीय संवर्ग में देख लीजिए लास्ट में कहाँ तक ये पूरा पहुँचा है। ये पंच वेरीफायर, चालक, मशीन ऑपरेटर, साइकिल ऑपरेटर, जमादार दफ्तरी और चपरासी लास्ट में। तो ये थोड़ा नीचे तक, तो इसको मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो प्रशासकीय संवर्ग में मुख्यालय लेवल पे कौन है, सबसे पहले संयुक्त निदेशक, उसके बाद सहायक लेखाधिकारी, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, फिर प्रधान सहायक, फिर व्यक्तिगत सहायक ग्रेड 2, आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, पंच सुपरवाइजर अलग 3 लेवल के अलग हैं, फिर चालक, फिर मशीन ऑपरेटर और उसके बाद में फिर साइकिल ऑपरेटर, उसके बाद लास्ट में चपरासी या स्वीपर। तो ये हो गया मुख्यालय। मुख्यालय जब आप पूरा गिनेंगे तो मुख्यालय संवर्ग में टोटल कुल मिला जुला के टोटल कितनी पोस्टें हैं, 303।
मेन ज़्यादा पोस्टें हैं फील्ड में। टोटल 2801 है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसका टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ, मतलब टोटल सैंक्शन किया गया है जो ऑफिसर्स और बाकी हर कैडर के कर्मचारियों की संख्या वो 2801 है। क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। क्षेत्र आप क्षेत्र का देख लीजिए, ये आपके काम की चीज़ है। क्षेत्र में मंडल और जनपद कार्यालय होते हैं इसके सांख्यिकीय अधिकारी के या सांख्यिकीय संवर्ग के ऑफिसर्स के। तो सबसे पहले क्षेत्र में होते हैं उप निदेशक जो हर मंडल स्तर पे होते हैं। हर मंडल में एक डिप्टी डायरेक्टर होते हैं अर्थ एवं संख्या प्रभाग में सांख्यिकी संवर्ग में। उसके बाद में उप निदेशक अन्य विभाग में 3, अर्थ एवं संख्या अधिकारी 147। ये फील्ड की बात हो रही है। ये अर्थ एवं संख्या अधिकारी जिला लेवल पे होते हैं ये। उसके बाद अर्थ एवं संख्या अधिकारी अन्य विभागों में 6, फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी 593 टोटल इनकी पोस्टें हैं। फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी इनकी 166 पोस्टें हैं, ये जिला लेवल की और मंडल लेवल की। फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी जो आप बनने जा रहे हैं विकास खंड स्तर, ध्यान से देख लीजिए, इसकी 809 टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी ये पेपर हो जाए, इसके बाद में इसकी वैकेंसी फिर से आने वाली है। क्यों? चूँकि इसमें टोटल इस समय वर्किंग स्ट्रेंथ इनका होगा 500 के आसपास, बाकी 300 पोस्टें खाली हैं और 200 के आसपास इसमें वैकेंसी आई है। साल के अंदर 100 के आसपास इसमें रिटायर हो रहे हैं, तो 150-200 वैकेंसी फिर क्रिएट होगी विदिन 1 ईयर इसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग में ही सहायक सांख्यिकी अधिकारी की। तो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की 166 है। पहले किस लेवल पे? ये जिला और डिवीजन लेवल पे। उसके बाद सहायक सांख्यिकी अधिकारी का जो आप बनने जा रहे हैं विकासखंड स्तर पे वो 809 पोस्ट हैं। फिर कार्टोग्राफिक असिस्टेंट की 88 पोस्टें, ये सब फील्ड समर की बात हो रही है। फिर आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर की 17 पोस्टें, फिर वरिष्ठ सहायक की 154, कनिष्ठ सहायक की 171, उर्दू अनुवाद या सह वरिष्ठ सहायक की 7 पोस्टें, चालक की 80 पोस्टें, चपरासी 236 और फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 दैनिक लेवल पे, मतलब डेली बेसिस पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्तियाँ। तो क्षेत्र का एक बार फिर से देख लीजिए, ये मंडल या जनपद कार्यालय होता है क्षेत्र में। सबसे पहले होते हैं उप निदेशक, उसके नीचे उप निदेशक अन्य विभाग के 3, फिर अर्थ एवं संख्या अधिकारी 147, फिर अर्थ एवं संख्या अधिकारी अन्य विभाग के, फिर अपर सांख्यिकी अधिकारी। ये वो पोस्ट है जो आप बनेंगे प्रमोट होकर, पहले प्रमोशन के बाद 4-5 साल के बाद जब आपको प्रमोशन मिलेगा सहायक सांख्यिकी अधिकारी से, तो आप 4600 ग्रेड पे में अपर सांख्यिकी अधिकारी बनेंगे। तो उसकी है 593 पोस्टें फील्ड में और हेडक्वार्टर में 88 मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके बाद में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, फिर सहायक सांख्यिकी अधिकारी विकासखंड स्तर के 809, फिर बाकी जो भी है यहाँ आप देख लीजिए, ये पूरा हमने बता दिया है। तो ये पूरा का पूरा होगा सारा क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसका? अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार का। तो ये आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देख लिया। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब वो जो ढांचा जिसको कहते हैं संस्थान का ढांचा। तो इस तरह से मैंने क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी आपको दिखा दिया। अब क्या है अगला ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, क्यों बनाया गया है? किसी भी चीज़ का बिना ऑब्जेक्टिव के उसका कोई मतलब नहीं है। तो अर्थ एवं संख्या प्रभाग की रचना क्यों की गई, क्यों उसे बनाया गया, क्यों फार्मुलेट किया गया? तो उसकी वजह आप देखिए, इसमें इन्होंने लिखा है टू रेगुलरली रिव्यू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द स्टेट एंड इन्फॉर्म द स्टेट। इकोनॉमिक जो सिचुएशन हो, राज्य की इकोनॉमिक परिस्थिति हो, उसको रेगुलरली देखना अच्छे से और स्टेट को इन्फॉर्म करते रहना कि कब कौन सी योजना बनानी है, कौन सी योजना में कितना मद हो रहा है, किसको लागू करने से नुकसान है, किसको लागू करने से फ़ायदा है। वो सारा इकोनॉमिक एडवाइजरी बोर्ड की तरह ये काम करता है डिपार्टमेंट। उसके बाद में अप्रोप्रिएट सजेशन भी देता है कि यहाँ ये गड़बड़ है तो क्यों गड़बड़ है, यहाँ ये योजना लगाने से अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये सारा कुछ। टू कलेक्ट कंपाइल एनालाइज द डेटा एंड पब्लिश द रिपोर्ट रिलेटेड टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ द स्टेट। तो डेटा को कलेक्ट करना, कंपाइल करना, एनालाइज करना और उस पर आधारित रिपोर्टें पब्लिश करना, वो सामाजिक आर्थिक विभिन्न सामाजिक आर्थिक विषयों पर, और ताकि स्टेट जो अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग उसी के हिसाब से कर सके। टू प्रोवाइड रिक्वेस्ट हेल्प इन प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट। तो स्टेट राज्य की योजना प्रक्रिया में अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है। टू फर्निश डेटा इन्फॉर्मेशन टू वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो केंद्र और राज्य की सरकार के विभिन्न विभाग को डेटा या सूचना प्रदान करने के लिए भी इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। टू कोऑर्डिनेट एंड गिव इट ये लॉजिकल एंड रीजनेबल डायरेक्शन टू द स्टेटिस्टिकल वर्क ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो विभिन्न राज्य सरकार के विभागों के सांख्यिकीय कार्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक तार्किक और उचित दिशा देने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था स्थापित करने का, किसका? अर्थ एवं संख्या प्रभाग का। टू प्रोवाइड हेल्प इन कलेक्टिंग, वेरीफाइंग एंड मॉनिटरिंग वेरियस ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम। जो अलग अलग तरह की डेवलपमेंट स्कीम बनाई जाती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गया या हर घर नल योजना हो गया या जो पहल योजना हो गया, उसके बाद में जो बिजली के लिए एक योजना शुरू की गई थी, कन्या सुमंगला योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, जितना भी स्टेट वेलफेयर स्कीम चलाता है तो उसको मॉनिटरिंग करना कि कितना सही काम हो रहा है, कितना गड़बड़ हो रहा है, कहाँ कब किस मद में कितना खर्च करना, वो सारा हिसाब किताब करना, ये भी इसका एक उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। टू फार्मुलेट एंड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लान। तो जिलों के विकास के लिए जो अलग अलग प्लान किए जाते हैं तो उनमें अलग अलग उनके विकास प्लान को तैयार करना और उसको मॉनिटर करना, निगरानी उसको करते रहना, ये भी इसका एक काम है, किसका? अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार का। समझ गए आप ये बात? तो अब ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद में क्या है? एक्टिविटीज़ या फंक्शंस। तो पहले
आपने ये जाना कि वो है क्या, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स उत्तर प्रदेश सरकार, उसका फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर आपने जान लिया, ऑब्जेक्टिव जान लिया, आप फंक्शन जान लीजिए कि करता क्या है। तो द मेन एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल द अबव ऑब्जेक्टिव, टू फुलफिल द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर एज फॉलो। तो जो मेन एक्टिविटीज़ जो जो ऊपर ऑब्जेक्टिव साथ दिए गए हैं उनको फॉलो करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो मेन एक्टिविटी या फंक्शन है जो इस डिपार्टमेंट के, वो इस तरह से हैं जो इसमें लिखा गया है। कंडक्ट नेशनल सैंपल सर्वेज एंड मैचिंग बेसिस विद नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनालाइज द डेटा सो कलेक्टेड एंड पब्लिश द रिपोर्ट। अलग अलग तरह के सर्वेज कंडक्ट करना और उसमें जो भी फाइंडिंग्स आई हैं उसके रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि अलग अलग संस्थान के लिए वो एक सेकेंडरी डेटा का काम कर सके, जिससे वो डेटा लें और उसके बाद में जो भी आगे की योजनाएं हो, पब्लिक वेलफेयर की स्कीम हो, उसे लागू करने में उनको हेल्प मिल सके। ये एक हो गया, इसका काम है, ये करता है। कंडक्ट एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओ के साथ मिलकर, जो कि अब एनएसओ हो गया, इंडस्ट्रीज़ वाला सर्वे करना। सीएसओ वाले वीडियो में मैंने ये बताया था आपको। और उसके बाद में स्टेट और सेंट्रल के साथ मिलकर इन जो भी सर्वे में रिपोर्टें आई हैं उसको उसका काम, वो रिपोर्ट तैयार करना, उस हिसाब से कार्रवाई करना, प्रक्रियाएँ करना कि जिससे स्टेट के विकास में, देश के विकास में हेल्प हो सके। ऐसे ये सारा पढ़ते जाना। चूँकि मैं इंग्लिश में जब पढ़ाऊँगा ना तो हिंदी वाले भैया बहनों को थोड़ा तकलीफ होगी, तो इंग्लिश वाले जो हैं इसको देख लें, ये स्क्रीन पे लगा हुआ है, बाकी मैं हिंदी में समझाते हुए चलता हूँ। ये सारे 20 पॉइंट में है, इनका पूरा का पूरा एक्टिविटी है। तो हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ तो ज़्यादा आसान होगा, इंग्लिश वालों को, हिंदी वालों को तकलीफ नहीं होगी। इंग्लिश वालों के लिए तो ये पूरा स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हिंदी में समझाते हुए चलता हूँ कि इसका जो एक्टिविटीज़ है कि उपरोक्त उद्देश्यों को, जो 7 ऑब्जेक्टिव हैं उसे पूरा करने के लिए जो अर्थ एवं संख्या प्रभाग है उसका क्या क्या काम है, क्या कर रहा है। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, मतलब जो NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन सरकार के साथ मिलकर या मिलान के आधार पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण को आयोजित करने का काम करता है। और भारत के और इस प्रकार के एकत्र किए गए केंद्रीय सांख्यिकीय, बड़ा गड़बड़ ट्रांसलेशन हो गया, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन जिसको कहते हैं CSO, वो सरकार के सहयोग से वो 2 का वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करना, ये भी इसका एक काम होता है। भारत के अपने संबंधित नमूनों के केंद्र और राज्य स्तर के डेटा सेट दूसरों को एक पूल प्रदान करना, जिससे एक दूसरे से शेयरिंग हो पाए और उस तरह से विकास योजनाएं बन पाएँ। चयनित उद्योगों, कारखानों से औद्योगिक उत्पादन का डेटा एकत्रित करना और औद्योगिक उत्पादन का त्रैमासिक सूचकांक तैयार करना, ये भी इसका एक काम है जो करता है ये। CSO के सहयोग से आंकड़े एकत्रित करना और राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना, जो स्टेट GDP होता है, SGDP, उसका अनुमान तैयार करना, विकास दर कितनी है, कितना क्या चल रहा है, ये सारा काम भी किसका होता है, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का, स्टेट के रिगार्ड में। राज्य सरकार के वार्षिक बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण करना, ये भी इसका एक काम है जो ये करता है। आय, व्यय, रोजगार और स्वच्छता सेवाओं से संबंधित स्थानीय निकायों से वार्षिक रूप से डेटा एकत्रित करना, संकलित करना और इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा को संकलित करके संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करना, ये काम करता है। स्थानीय निकाय मतलब लोकल बॉडीज जो होती हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब। तो स्थानीय या जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत, इन सब में जो लोकल बॉडीज होती हैं जो विकास कार्य करती हैं, उनके संबंध में है। तो स्थानीय निकायों के वार्षिक बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण देना। साप्ताहिक आधार पर 47 आवश्यक वस्तुओं के मूल्य व्यवहार की निगरानी के लिए डेटा एकत्रित करना। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके तहत जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वस्तुएं लिस्ट की गई हैं, जैसे गेहूँ चावल हो गया, खाद्यान्न, किसानों के लिए खाद वगैरह, तो ये सब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आते हैं। तो उनका मूल्य कहाँ कितना है, कहाँ कुछ कालाबाजारी नहीं है, उससे संबंधित आंकड़े भी एकत्रित करना इसका काम है। कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के थोक या खुदरा मूल्यों का संकलन और विश्लेषण करना और मासिक थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करना, ये भी इसका एक काम है। इसे त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है, हर 3 महीने में एक बार प्रकाशित होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चयनित प्रकार के कुशल और अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दरों का संग्रह, संकलन और विश्लेषण करना और तिमाही सूचकांक को तैयार करना, ये भी काम है। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की प्रगति से संबंधित मासिक आंकड़ों को एकत्रित कर संकलित कर संबंधित राज्य स्तरीय प्रगति रिपोर्ट को तैयार करना। विभिन्न विकास कार्यक्रमों का स्थल सत्यापन, मतलब ग्राउंड लेवल पर जाके अलग अलग जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसको सत्यापन करना, उसको वेरीफाई करना कि वास्तव में चल ही रही हैं कि नरेगा का काम कहीं जैसे भी तो नहीं कर रही है, ये सभी सत्यापन करना। राष्ट्रीय भवन सत्यापन करना मतलब वो आंकड़े इकट्ठा करना, बाकी सत्यापन करने के लिए अलग भी अधिकारी होते हैं उसमें। राष्ट्रीय भवन संगठन भारत सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार आवास सांख्यिकी आवास से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना और संकलित करना। केंद्र और राज्य सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक जनगणना और अन्य तदर सर्वेक्षण आयोजित करना। कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ इकोनॉमिक्स से संबंधित चीज़ें हैं उसमें हर काम ये करता है। यूपी के राज्य योजना आयोग के मार्गदर्शन में जिला योजना को तैयार करना, मतलब जिले के विकास के लिए योजना तैयार करना। इसमें ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ी है तो आप समझ जाना उसको। विभाग के जिला या मंडल स्तर के कार्यालयों में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के, अम्बेडकर ग्राम है,
श्री अम्बेडकर ग्राम है, या मान लीजिए लोहिया ग्राम है, या दीनदयाल उपाध्याय ग्राम है, जो भी अलग अलग ग्राम का वो है, मतलब ग्राम के विकास के लिए किसी भी तरह का हो, या जनेश्वर मिश्रा ग्राम भी है, ऐसे भी मतलब अलग जितने भी गाँव के विकास के लिए आदर्श ग्राम या जितने भी हैं उनके विकास के लिए जो योजनाएं परियोजनाएं बनाई गई हैं उसका समन्वय करना, निगरानी करना। और विकास विभाग के जिला मंडल स्तर के कार्यालयों में 20 सूत्री कार्यक्रमों के कार्यों का समन्वय एवं मॉनिटरिंग करना। अनुश्रोड का मतलब देखभाल, मॉनिटरिंग, सॉरी। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एकत्रित और अनुरक्षित महत्वपूर्ण सांख्यिकी के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना। विभिन्न सरकारी विभागों एजेंसियों के आधिकारिक आंकड़े एकत्रित करना और इसे प्रकाशनों के रूप में प्रस्तुत करना। कौन कौन से प्रकाशन ये करता है? जिलेवार आर्थिक संकेतक, हर जिले का आर्थिक संकेतक क्या है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्या इंडिकेटर्स हैं, कहाँ किस मोर्चे पे विकास हो रहा है, किस मोर्चे पे विफल हो रहा है, ये सारी चीज़ें। राज्य का जो है आंकड़ों का पूरा सार, पूरा राज्य सांख्यिकीय सार, कितनी जनसंख्या है, कितना इंटर कॉलेज, कितना मृत्यु दर कितना, ये सारा पूरा हिसाब किताब पूरे राज्य का। अंतर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी, ये काम भी यही करता है। जिला एवं संभागीय सांख्यिकीय पत्रिका प्रकाशित करना, जिला और संभागीय सांख्यिकीय हैंडबुक और राज्य सांख्यिकीय डायरी तैयार करना। यूपी एक नज़र में उसका आंकड़ा पूरा तैयार करना। इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये पूरा एक PDF मिल जाएगी 8 पेज की, यूपी एक नज़र में। तो यूपी से संबंधित सारे आंकड़े वही तैयार करता है, अर्थ एवं संख्या प्रभाग। राज्य की आर्थिक समीक्षा करना, ये भी इसी विभाग का काम है। वार्षिक आधार पर जिला एवं संभाग की सामाजिक आर्थिक समीक्षा करना, ये भी इसी का काम है। इसके पब्लिकेशन क्या है ये देख लीजिए एक बार, आपके काम आएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इन स्टेटिस्टिकल डायरी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट स्टेटिक्स आर प्रेजेंटेड फॉर करेंट ईयर एंड प्रीवियस 2 ईयर्स। तो पिछले 2 वर्षों का इनके पास होता है, जिससे इस समय इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो 2019-20 का पूरा जो आंकड़ा है, डेटा है, वो पड़ा हुआ है, PDF है, उत्तर प्रदेश एक नज़र में पूरे डिटेल में। विच आर वेरी यूजफुल टू प्लानर्स, इन्वेस्टेटर एंड रिसर्चर। तो आंकड़े जब पड़े होते हैं, अर्थ एवं संख्या प्रभाग तैयार करता हो आंकड़े। तो बाकी कोई भी योजना तैयार करनी हुई, कुछ भी बनानी हुई ना, तो सेकेंडरी डेटा के रूप में यूज़ किया जाता है। हर बार तो कोई वो कर नहीं पाएगा गणनाएँ, इतना सारा किसी को समय नहीं होता, इतना रिसोर्सेज नहीं होते। तो उसमें इनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का बहुत अच्छा रोल होता है, जिससे विकास योजनाएं बनाई जाती हैं, प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे लाने में मदद मिलती है। हिंदी में वही है कि प्रकाशन कौन कौन सा करता है, पब्लिकेशन कौन सा, सांख्यिकीय डायरी में चालू वर्ष एवं पिछले 2 वर्षों के जिलेवार विभिन्न आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसका प्रकाशन यही करता है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश सरकार, जो योजनाकारों, प्रशासकों एवं अनुसंधानकर्ताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। चूँकि उन्हें फ्री एंड अवेलेबल होता है, वो अपने काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना इसका एक्टिविटी है, जिसको कह सकते हैं फंक्शन है। और इंग्लिश वाले भैया बहन इसको पढ़ लेंगे। अब इसको ही मैं पढ़ के सुनाऊँ तो वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ लेंगे। बाकी हिंदी में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। जैसे 19.2 फंक्शन एज क्लियरिंग हाउस ऑफ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाई डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है या कोई भी उसका वित्त से संबंधित चीज़ है, तो उसके क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। क्लियर करेगा कि हाँ ये फीजिबल है योजना, ये बनाई जा सकती है, इस पर कार्यवाही हो सकती है, कार्यान्वयन इसका किया जा सकता है, तभी उसको स्टेट गवर्नमेंट मान्यता प्रदान करती है। नहीं तो पैसे ना रहे तो कैसे कोई प्रोग्राम चल पाएगा। और पैसे का पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा सब यही डिपार्टमेंट करता है। कलेक्ट एंड कंपाइल द हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये काम इसका है। कंडक्ट स्पॉट वेरिफिकेशन evaluation स्टडीज ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पब्लिश द करस्पॉन्डिंग रिपोर्ट। तो कहीं कोई काम हो रहा है, डेवलपमेंट वाला काम हो रहा है, तो उसको ऑन स्पॉट जाके चेक करना और उससे संबंधित रिपोर्टें तैयार करना, ये इनका काम है। कलेक्ट एंड कंपाइल द डेटा फॉर मॉनिटरिंग ऑफ प्राइस बिहेवियर ऑफ 47 एसेंशियल कमोडिटीज एंड वीकली प्राइस। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है ना, तो उसके तहत जो 47 इस समय लिस्टेड हैं प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, तो उनका कीमत क्या है, कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कोई काला बाजारी तो नहीं कर रहा है, तो इन सबसे संबंधित रिपोर्टें तैयार करना इसका काम इन्हीं का है। इकोनॉमिक एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ एनुअल बजट ऑफ लोकल बॉडी, ये काम इन्हीं का है। तो ये पूरा है, आप देख लीजिए, 20 पॉइंट में है। ये जितने 20 पॉइंट है ना, ये पूरे 20 पॉइंट हमने हिंदी में भी यहाँ लिख दिए हैं, हिंदी में समझा भी दिया है, अंग्रेजी में लिखे हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ डालिए। आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये आपके लिए। और फिर से एक बार ये देख लीजिए, और इस तरह से वीडियो डन हुआ। और जो टॉपिक नंबर 12 था ना, इंडियन स्टेटिस्टिकल सिस्टम, उसमें था CSO, NSO, आप NSSO, आप उसमें जाके देखेंगे एक बार तो आपको ये नजर आएगा। और तीसरा टॉपिक था उसका ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इस तरह से टॉपिक नंबर 12 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आपने ये वीडियो देखा, इतने धैर्यपूर्वक देखा और आप इतना प्यार देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।